आज से लगभग 70,000 साल पहले इस धरती पर एक ऐसी स्पीसीज रहती थी जो बिल्कुल ऑर्डिनरी लगती थी। वे अफ्रीका के किसी कोने में छुपकर रहते थे, शिकार करते थे और बाकी एनिमल्स की तरह अपनी डेली सर्वाइवल के लिए संघर्ष करते थे। उनके पास न तो शार्प क्लॉज थे, न ही पावरफुल मसल्स और न ही किसी भी तरह का नेचुरल आर्मर। फिर भी आज यही स्पीसीज पूरी दुनिया पर राज कर रही है। यही हम हैं, होमो सेपियंस। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारे एंसेस्टर्स ने बाकी सभी ह्यूमन स्पीशीज को पीछे छोड़ दिया। नियंदरथाल से भी ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग थे, फिर भी वे एक्सटिंक्ट हो गए और हम सर्वाइव कर गए। क्या था वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसने हमें इतना पावरफुल बना दिया? जवाब छुपा है हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर में, और वो है इमेजिनेशन की शक्ति। हमने सीखा कि कैसे कॉमन मिथ्स, स्टोरीज और बिलीफ्स के थ्रू हज़ारों अननोन लोगों के साथ कोऑपरेट करना है। हमने गॉड्स बनाए, कंट्रीज की बाउंड्रीज खींची, मनी का कॉन्सेप्ट बनाया और लॉज एस्टैब्लिश किए। ये सब कुछ सिर्फ हमारे कलेक्टिव इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसी की पावर से हमने पिरामिड्स बनाए, स्पेस में रॉकेट्स भेजे और इंटरनेट क्रिएट किया। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से लेकर साइंटिफिक रेवोल्यूशन तक हमने अपनी डेस्टिनी को 3 बार कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हमने व्हीट को डोमेस्टिकेट किया, या फिर क्या व्हीट ने हमें डोमेस्टिकेट कर लिया? हमने एनिमल्स को अपना स्लेव बनाया, इकोसिस्टम को अपने हिसाब से रीशेप किया, और अब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी टेक्नोलॉजीज हैं जो हमें गॉड्स की तरह की पावर्स दे रही हैं। लेकिन यहाँ एक डिस्टर्बिंग ट्रूथ भी है। हमारी इस इनक्रेडिबल जर्नी में हमने काउंटलेस स्पीसीज को एक्सटिंक्ट कर दिया, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय किया और अपने ही फेलो ह्यूमंस के साथ अनइमेजिनेबल क्रूअल्टीज की हैं। हम प्रोग्रेस की रेस में इतने आगे निकल गए कि हमने भूल गया कि हमें एक्चुअली खुश होना चाहिए या नहीं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक्स बाय इनवार यूट्यूब चैनल में। आज की ऑडियो बुक है सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड बुक बाय युवल नोआ हरारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बुक पर आधारित एक काल्पनिक कहानी। इम्फाल की भोर में जब सूरज की पहली किरणें लोकतक झील की सतह पर चमकती थीं, अमित कुमार अपने छोटे से घर की छत पर खड़ा होकर दूर पहाड़ों को देखता रहता था। उम्र थी 28 साल, लेकिन आंखों में था 80 साल के बुजुर्ग जैसा निराश भाव। इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद भी उसे कोई प्रॉपर जॉब नहीं मिल रही थी। मणिपुर में अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड थीं और बाहर जाने का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। अमित का परिवार ट्रेडिशनल था। पिता एक रिटायर्ड गवर्नमेंट क्लर्क थे और माँ हाउसवाइफ। घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। उसके सभी कॉलेज फ्रेंड्स या तो गवर्नमेंट जॉब पा चुके थे या फिर दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज में सेटल हो गए थे। अमित अकेला था, कंफ्यूज्ड और होपलेस। रोज सुबह वो जॉब पोर्टल चेक करता, एप्लीकेशंस भेजता, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता था। रिजेक्शन लेटर्स की भरमार में उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा था। घर वाले भी प्रेशर डालते रहते थे कि कुछ तो करो, बैठे रहने से क्या होगा। लेकिन अमित को समझ नहीं आता था कि क्या करे। एक शाम जब वो लोकल मार्केट से लौट रहा था, उसने देखा कि सड़क पर एक बुक स्टॉल लगी हुई है। पुराने बुक्स का कलेक्शन था। उसकी नज़र एक बुक पर पड़ी जिसका टाइटल था सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। कवर देखकर लगा कि कुछ डिफरेंट है। उसने शॉपकीपर से पूछा कि ये किस बारे में है। बुजुर्ग शॉपकीपर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये बुक है ह्यूमैनिटी के बारे में, कि कैसे हम इंसान इस दुनिया के सबसे पावरफुल क्रीचर्स बने। अगर तुम कंफ्यूज्ड हो लाइफ में तो ये बुक तुम्हें डायरेक्शन दे सकती है। अमित ने थोड़ी हेजिटेशन के साथ बुक खरीदी। घर आकर उसने पहला पेज खोला। युवल नोआ हरारी के शब्दों ने उसे इंस्टेंटली अट्रैक्ट किया। बुक की शुरुआत में ही लिखा था कि कैसे हमारे एंसेस्टर्स सिर्फ ऑर्डिनरी एनिमल्स थे, लेकिन एक कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया। पहली रात में ही अमित ने 50 पेजेस पढ़ लिए। उसे पता चला कि 70,000 साल पहले ह्यूमन सिर्फ इनसिग्निफिकेंट स्पीसीज थे, लेकिन उन्होंने कोऑपरेशन करना सीखा, स्टोरीज क्रिएट की और धीरे धीरे पूरी अर्थ पर डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया। ये जानकर उसके मन में एक स्ट्रेंज फीलिंग आई, क्या वो भी कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर सकता है। अगले कुछ दिनों में अमित पूरी तरह से सेपियंस बुक में डूब गया। हरारी की हर लाइन उसे कुछ नया सिखा रही थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी कि ह्यूमंस का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इमेजिनेशन। हमने मिथ्स बनाए, स्टोरीज क्रिएट की और उन्हीं की बेस पर बड़े बड़े सिविलाइजेशंस खड़े किए। एक चैप्टर में लिखा था कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन दरअसल हिस्ट्री की सबसे बड़ी फ्रॉड थी। ह्यूमंस ने फार्मिंग शुरू की तो लाइफ आसान होने की बजाय और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। लेकिन इसी कॉम्प्लेक्सिटी में हमने नए अपॉर्चुनिटीज भी डिस्कवर किए। अमित को लगा कि शायद उसकी करंट प्रॉब्लम्स भी कोई अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकती हैं। बुक पढ़ते पढ़ते उसे एक बात क्लियरली समझ आई कि हर रेवोल्यूशन, हर मेजर चेंज इंडिविजुअल लेवल पर शुरू हुआ था।
कोई भी सक्सेसफुल सिविलाइजेशन या इनोवेशन एक ऑर्डिनरी पर्सन की एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंकिंग से शुरू हुई थी। तो क्या वो भी कुछ ऐसा कर सकता है? अमित ने अपने आसपास नजर डालना शुरू किया। मणिपुर एक ब्यूटीफुल स्टेट था, रिच कल्चर और ट्रेडिशन के साथ। टूरिज्म पोटेंशियल भी था, लेकिन प्रॉपर मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। लोकल हैंडीक्राफ्ट्स अमेजिंग थे, पर उन्हें नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने का प्रॉपर चैनल नहीं था। उसने एक नोटबुक निकाली और अपने ऑब्जर्वेशंस लिखने शुरू किए। सेपियंस बुक से इंस्पायर होकर उसने सोचा कि अगर एंशिएंट ह्यूमन सिर्फ स्टोरीज और कोऑपरेशन की पावर से पूरी दुनिया पर रूल कर सकते थे, तो वो भी अपने स्मॉल स्केल पर कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। उसने ऑनलाइन रिसर्च करना शुरू किया, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के बारे में जाना, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखे कि कैसे स्मॉल बिजनेसेस ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हैं। धीरे धीरे उसके मन में एक प्लान बनने लगा, लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज थी फंडिंग और फैमिली की अंडरस्टैंडिंग। घर वाले पहले से ही परेशान थे कि कोई स्टेबल जॉब नहीं है, अब ये एंटरप्रेन्योरशिप का नया ड्रामा शुरू कर दिया है। पिताजी कहते रहते थे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करो, ये सब टाइम वेस्ट है। अमित के सामने अब रियल चैलेंजेस आने लगी। उसका आइडिया था मणिपुरी हैंडीक्राफ्ट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करना, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए रिसोर्सेज चाहिए थे। उसके पास ना तो प्रॉपर कैमरा था, ना प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के पैसे, ना ही मार्केटिंग बजट। शुरुआत में उसने अपने मोबाइल फोन से ही फोटोज खींचना शुरू किया। लोकल आर्टिजान से मिला, उनसे बात की। पहले तो लोग सस्पिशियस थे, कहते थे कि ये ऑनलाइन बिजनेस सब स्कैम होते हैं, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। अमित को रिमेंबर आया कि सेपियंस बुक में लिखा था कि हर नई आइडियोलॉजी या सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए पेशेंस और परसिस्टेंस चाहिए। एंशिएंट ह्यूमंस ने भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं पाई थी। उन्होंने हजारों साल लगाए थे एक प्रॉपर सिविलाइजेशन बनाने में। उसने हार नहीं मानी। हर रोज 2 to 3 आर्टिजन से मिलता, उनके प्रोडक्ट्स की फोटोज लेता और सोशल मीडिया पर अपलोड करता। फेसबुक पेज बनाया, इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया। शुरुआत में फॉलोअर्स सिर्फ 10-15 थे, जिसमें से ज्यादातर उसके कॉलेज फ्रेंड्स थे। पहले महीने में तो एक भी सेल नहीं हुई। फैमिली मेंबर्स ताना मारते रहते थे, देखो कहाँ जा रहा है इसका करियर, पूरा दिन फोन में लगा रहता है, कोई काम धाम नहीं। अमित का कॉन्फिडेंस हिलने लगा था। एक रात जब वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, तो फिर से सेपियंस बुक खोली। उसमें एक चैप्टर था मनी के बारे में। हरारी एक्सप्लेन करता था कि मनी दरअसल एक शेयर्ड फिक्शन है, सिर्फ इसलिए वैल्यू है क्योंकि हम सब कलेक्टिवली बिलीव करते हैं। यह रियलाइजेशन अमित के लिए गेम चेंजर था। उसे समझ आया कि बिजनेस भी ऐसी ही शेयर्ड बिलीफ है। लोगों को बिलीव करना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट वैल्यूएबल है, ये सर्विस यूजफुल है। अगर वो खुद पर बिलीव नहीं करेगा तो दूसरे कैसे करेंगे? सेपियंस बुक से इंस्पायर होकर अमित ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने की बजाय उसने स्टोरीज बताना शुरू किया। हर हैंडीक्राफ्ट के पीछे का हिस्ट्री, कैसे बनाया जाता है, कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं, कितना टाइम लगता है। उसने मणिपुरी कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में डिटेल्ड पोस्ट्स लिखना शुरू किया। लोकटक लेक की ब्यूटी, संगाई डियर की यूनिकनेस, मणिपुरी डांस फॉर्म्स का सिग्निफिकेंस। धीरे धीरे उसके सोशल मीडिया पेजेस पर ऑर्गेनिक एंगेजमेंट बढ़ने लगी। एक दिन उसे एक मैसेज आया। दिल्ली की एक लेडी ने ट्रेडिशनल मणिपुरी शॉल ऑर्डर किया था। यह अमित की पहली सेल थी, सिर्फ 800 रुपए की, लेकिन उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि फाइनली उसकी मेहनत का रिजल्ट दिख रहा है। कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करते टाइम अमित ने एक्स्ट्रा केयर ली। ब्यूटीफुल पैकेजिंग की, हैंड रिटन थैंक यू नोट लिखा और साथ में मणिपुर के बारे में एक स्मॉल ब्रोशर भी दिया। कस्टमर बहुत हैप्पी थी और उसने अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड भी किया। अब स्लोली ऑर्डर्स आने लगे। अमित ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया आर्टिजन्स के साथ। जब भी कोई ऑर्डर आता, वो डिटेल्स शेयर करता और बताता कि कौन सा प्रोडक्ट कब चाहिए। आर्टिजन्स भी एक्साइटेड हो गए क्योंकि उन्हें रेगुलर इनकम मिलने लगी थी। 3 महीने में अमित का मंथली रेवेन्यू 15,000 रुपए हो गया था। फैमिली मेंबर्स का एटीट्यूड भी चेंज होने लगा था। पिताजी अभी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए पुश करते थे, लेकिन अब उतनी क्रिटिसाइज नहीं करते थे। सेपियंस बुक का एक और लेसन याद आया उसे। हरारी लिखता था कि कोऑपरेशन ही ह्यूमंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अमित ने रियलाइज किया कि वो अकेले इतना आगे नहीं जा सकता, उसे टीम बनानी पड़ेगी। अमित ने अपने कॉलेज फ्रेंड राहुल को अप्रोच किया। राहुल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड था और उसके पास भी कोई प्रॉपर जॉब नहीं थी। दोनों ने मिलकर प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाने का डिसाइड किया। राहुल बहुत क्रिएटिव था। उसने सजेस्ट किया कि सिर्फ हैंडीक्राफ्ट्स नहीं, बल्कि मणिपुरी फूड प्रोडक्ट्स भी ऑनलाइन सेल करने चाहिए। ब्लैक सेसमी, हनी, ट्रेडिशनल स्पाइसेस की डिमांड मेट्रोज में बहुत है, लेकिन एक्सपेंशन के साथ नई प्रॉब्लम्स भी आईं। क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना डिफिकल्ट हो गया था।
कुछ कस्टमर्स ने कंप्लेंट की कि प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड क्वालिटी के नहीं थे। रिटर्न्स भी बढ़ने लगे। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट ने अमित को बहुत परेशान किया। मुंबई के एक कस्टमर ने एक्सपेंसिव ट्रेडिशनल ड्रेस ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी के बाद कंप्लेंट आई कि कलर डिफरेंट है और स्टिचिंग पुअर क्वालिटी की है। कस्टमर ने बैड रिव्यू भी दिया और रिफंड डिमांड किया। उस रात अमित बहुत डिप्रेस था। उसे लगा कि शायद वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। सेपियंस बुक फिर से खोली तो उसमें एक चैप्टर मिला साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बारे में। हरारी एक्सप्लेन करता था कि मॉडर्न वर्ल्ड की सक्सेस का सीक्रेट है कंटिन्यूअस लर्निंग और अडेप्टेशन। उसे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम्स आना नेचुरल है, जो इम्पोर्टेंट है वो है उन प्रॉब्लम से सीखना और इम्प्रूव करना। अगली सुबह अमित और राहुल ने सभी आर्टिजन्स के साथ मीटिंग की, क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किए, प्रॉपर इंस्पेक्शन प्रोसेस बनाया। उन्होंने फोटोग्राफर हायर किया प्रोफेशनल फोटोज के लिए, वेबसाइट रीडिज़ाइन कराई बेटर यूजर एक्सपीरियंस के लिए, कस्टमर सर्विस इंप्रूव की। धीरे धीरे रेपुटेशन फिर से बनने लगी। 6 महीने की हार्डवर्क के बाद अमित का बिजनेस काफ़ी स्टेबल हो गया था। मंथली रेवेन्यू 50,000 रुपये क्रॉस कर गया था। उसने 5 आर्टिजन्स को रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दी थी और 10-12 फैमिलीज को इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा था। एक दिन उसे एक सरप्राइजिंग कॉल आया। दिल्ली के एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर ने बात की। उन्होंने अमित के ऑनलाइन प्रेजेंस देखा था और इनवाइट किया था इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में स्टॉल लगाने के लिए। ये अमित के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, लेकिन एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए था। स्टॉल बुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन सब मिलाकर 2 लाख रुपए का बजट था। अमित के पास इतने पैसे नहीं थे। बैंक लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन प्रॉपर कोलैटरल नहीं होने की वजह से रिजेक्ट हो गया। फैमिली से पैसे मांगे तो पिताजी ने साफ इनकार कर दिया। कहा कि पहले तो गवर्नमेंट जॉब छोड़कर ये सब शुरू किया, अब हमारी सेविंग्स भी रिस्क में डालना चाहते हो। अमित बहुत डिसअपॉइंटेड था। इतना बड़ा चांस मिस करना पड़ रहा था फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से। उस रात फिर से सेपियंस बुक पढ़ते समय उसे एक आइडिया आया। हरारी ने लिखा था कि मनी एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, क्रेडिट सिस्टम भी ह्यूमंस की इमेजिनेशन का प्रोडक्ट है। लोग फ्यूचर पॉसिबिलिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, क्या वो भी कुछ ऐसा इनोवेटिव अप्रोच अपना सकता है? अमित ने क्राउड फंडिंग का ऑप्शन एक्सप्लोर किया। उसने अपने सभी कस्टमर्स, फॉलोअर्स और सपोर्टर्स से कांटेक्ट किया। डिटेल प्लान शेयर किया कि एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन से कैसे मणिपुरी आर्टिजन्स को नेशनल प्लेटफॉर्म मिलेगा। रेस्पॉन्स ओवरवेलमिंग था। लोगों ने छोटी छोटी अमाउंट्स में कंट्रीब्यूट किया। कुछ ने 500 रुपए दिए, कुछ ने 1000, कुछ ने 5000। 2 हफ्ते में 1.5 लाख AKH रुपीस कलेक्ट हो गए। बाकी अमाउंट अमित ने अपनी सेविंग्स और बिजनेस रेवेन्यू से मैनेज किया। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में अमित का स्टॉल लगाने का दिन आ गया। पहली बार वो मणिपुर से बाहर इतने बड़े स्केल पर अपने प्रोडक्ट्स प्रेजेंट कर रहा था। साथ में 3 स्केल्ड आर्टिजन्स भी लाया था लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। एग्जीबिशन के पहले दिन ही अच्छी रिस्पांस मिली। विजिटर्स फैसिनेटेड थे मणिपुरी हैंडीक्राफ्ट्स देखकर। ट्रेडिशनल वीविंग टेक्निक्स, बैम्बू क्राफ्ट्स और पॉटरी की लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखकर लोग अमेज्ड हो जाते थे। तीसरे दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव ने अमित से बात की। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एग्जीबिशंस में रेगुलर पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। साथ ही एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज के लिए भी गाइडेंस मिलेगी। एग्जीबिशन के दौरान अमित को 50 से ज़्यादा बल्क ऑर्डर्स मिले। टोटल वैल्यू 8 लाख रुपए की थी। ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी सक्सेस थी। साथ ही 5 रिटेलर्स ने लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन सक्सेस के साथ नई जिम्मेदारियां भी आईं। इतने बड़े ऑर्डर्स फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। क्वालिटी मेंटेन करते हुए क्वांटिटी इंक्रीज करना चैलेंजिंग था। वापस मणिपुर आकर अमित ने एक्सपेंशन प्लानिंग शुरू की। 10 और आर्टिजन्स को ट्रेन किया, प्रॉपर वर्क स्पेस सेटअप किया, रॉ मटेरियल्स की रेगुलर सप्लाई इंश्योर की। यह सब करने में 3 महीने लगे, लेकिन फाइनली सब ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर हो गए। 1 साल बाद अमित का बिजनेस ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म हो गया था। अब वो सिर्फ अकेला एंटरप्रेन्योर नहीं था, बल्कि 25 फैमिलीज की लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ था। लोकल इकोनॉमी में भी उसका कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट हो गया था। मणिपुर के लोकल न्यूज़पेपर्स में उसके बारे में आर्टिकल्स छपने लगे। यंग एंटरप्रेन्योर सक्सेस स्टोरी के रूप में उसका नाम आने लगा। स्टेट गवर्नमेंट ने भी नोटिस किया और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में उसे मेंटर के रूप में इनवाइट किया। अमित को रिमेंबर आया कि सेपियंस बुक में एक चैप्टर था एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में। हरारी एक्सप्लेन करता था कि इंडिविजुअल इनोवेशंस कैसे पूरे सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। यही अब उसके साथ हो रहा था। उसकी सक्सेस देखकर और भी यंग पीपल इंस्पायर्ड हो रहे थे। कुछ ने फूड प्रोडक्ट्स का बिजनेस शुरू किया, कुछ ने टूरिज्म सर्विसेज।
स्लोली एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा था एंटरप्रेन्योरशिप का। फैमिली का एटीट्यूड भी कंप्लीटली चेंज हो गया था। पिताजी अब गर्व से अपने दोस्तों को बताते थे कि उनका बेटा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। माँ हमेशा वॉलंटियर्स करती थी पैकेजिंग और डिस्पैच के काम में। लेकिन अमित का विजन अब भी छोटा नहीं था। वो चाहता था कि मणिपुर को नेशनल मैप पर प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करे। उसने टूरिज्म और कल्चर प्रमोशन के साथ जोड़कर अपने बिजनेस मॉडल को और भी कॉम्प्रिहेंसिव बनाया। 2 साल की जर्नी के बाद अमित ने सेपियंस बुक को फिर से पूरा पढ़ा। अब उसे हरारी के कॉन्सेप्ट्स अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के कॉन्टेक्स्ट में समझ आ रहे थे। कोऑपरेशन, शेयर्ड बिलीफ्स और कलेक्टिव इमेजिनेशन की पावर उसने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की थी। उसे रियलाइज हुआ कि बिजनेस सक्सेस सिर्फ मनी मेकिंग नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है सोशल चेंज लाने के लिए। मणिपुर जैसे रिमोट स्टेट्स में यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, ट्रेडिशनल स्किल्स को प्रिजर्व करना और मॉडर्न मार्केट से कनेक्ट करना, ये सब लार्जर पर्पस है। अमित ने डिसाइड किया कि वो अब एजुकेशन सेक्टर में भी स्टेप लेगा। उसने प्लान किया कि एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल मार्केटिंग के वर्कशॉप्स कंडक्ट करेगा कॉलेजेस में। यंग पीपल को इंस्पायर करेगा कि वो भी अपने लोकल रिसोर्सेज और स्किल्स को लेवरेज करके कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं। उसने एक फाउंडेशन भी शुरू किया अंडर प्रिविलेज्ड आर्टिजन्स के लिए। फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, माइक्रो लोन्स और मार्केट लिंकेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता था। ये इनिशिएटिव भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। 3 इयर्स में अमित का बिजनेस 50 लाख रुपए के एनुअल टर्नओवर तक पहुंच गया था। उसने 100 से ज़्यादा पीपल को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दी थी। मणिपुरी प्रोडक्ट्स अब दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे मेट्रो सिटीज़ में रेगुलरली अवेलेबल थे। नेशनल मीडिया ने भी उसकी स्टोरी कवर की। इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे पब्लिकेशंस में उसके इंटरव्यूज छपे। ये रिकग्निशन उसके लिए बहुत मीनिंगफुल था, क्योंकि ये सिर्फ पर्सनल सक्सेस नहीं बल्कि मणिपुर की कैपेबिलिटी को शोकेस कर रहा था। 5 साल बाद अमित कुमार वो आदमी नहीं रह गया था जो फ्रस्ट्रेशन में बुक शॉप से सेपियंस खरीद कर लाया था। अब वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, मेंटर और सोशल चेंज मेकर बन चुका था। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि उसने कभी हार नहीं मानी थी। आज जब वो अपने ऑफिस से लोकतक झील को देखता है तो उसे वो पुराने दिन याद आते हैं जब वो छत पर खड़े होकर होपलेस फील करता था। सेम व्यू, लेकिन पर्सपेक्टिव कंप्लीटली डिफरेंट था। अमित को सेपियंस बुक का वो लेसन हमेशा याद रहता है कि ह्यूमंस का सबसे बड़ा पावर है इमेजिनेशन और कोऑपरेशन। उसने इन दोनों को कंबाइन करके अपना सक्सेस स्टोरी क्रिएट किया था। स्टार्टिंग पॉइंट था एक सिंपल आइडिया, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट और नेवर गिव अप एटीट्यूड ने सब कुछ पॉसिबल बना दिया। उसकी कंपनी अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट हाउस बन चुकी थी। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक्सपेंशन हो रहा था। लेकिन अमित के लिए सबसे सैटिस्फाइंग बात थी कि उसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज की लाइफ इंप्रूव हुई थी। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए अमित का मैसेज हमेशा क्लियर रहता था, कोई भी चैलेंज परमानेंट नहीं होती। अगर आप में पेशेंस, परसिस्टेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड है तो कोई भी ड्रीम अचीव कर सकते हैं। हिस्ट्री में हर ग्रेट अचीवमेंट कभी इम्पॉसिबल लगती थी, लेकिन कुछ लोगों ने हार नहीं मानी और वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। आज अमित कुमार 33 साल का है। उसके पास सक्सेसफुल बिजनेस है, रिकग्निशन है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसके पास पर्पस है। वो जानता है कि उसकी जर्नी अभी भी कंटिन्यू है। हर रोज सुबह जब वो ऑफिस जाता है तो रिसेप्शन डेस्क पर रखी उसी पुराने सेपियंस बुक को देखकर मुस्कुराता है। यह बुक उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट थी। इसने उसे सिखाया था कि हर इंडिविजुअल में पावर है हिस्ट्री चेंज करने की, बस ज़रूरत है सही डायरेक्शन और नेवर गिव अप एटीट्यूड की। मणिपुर के काउंटलेस यंग पीपल अब अमित को रोल मॉडल मानते हैं। वो रेगुलरली स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर बच्चों से बात करता है। उनसे कहता है कि जियोग्राफिकल लिमिटेशंस या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर आप में डिटर्मिनेशन है तो आप कहीं से भी शुरुआत करके कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीव कर सकते हैं। अमित की स्टोरी का मॉरल सिंपल लेकिन पावरफुल है, नेवर गिव अप। लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी रिजेक्शंस मिले, कितना भी डिस्करेजमेंट हो, बस एक बात याद रखनी है कि हर ग्रेट सक्सेस स्टोरी में फेलियर्स का चैप्टर होता है। जो पीपल इन फेलियर्स से सीख कर आगे बढ़ते हैं वही फाइनली सक्सीड करते हैं। सेपियंस बुक ने अमित को सिखाया था कि ह्यूमंस ने अपनी इमेजिनेशन और कोऑपरेशन की पावर से पूरी दुनिया पर डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया है। सेम पावर हर इंडिविजुअल के पास है, ज़रूरत है सिर्फ इसे रिकग्नाइज करने की और सही डायरेक्शन में चैनल करने की। आज भी जब कोई यंग पर्सन अमित से एडवाइस मांगता है तो वो हमेशा यही कहता है, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, नेवर गिव अप। आपकी करंट सिचुएशन आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहें और अपने गोल्स पर फोकस्ड रहें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यह है अमित कुमार की इंस्पिरेशनल जर्नी।
मणिपुर के एक ऑर्डिनरी यंग मैन से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने तक का सफ़र। एक बुक ने उसकी लाइफ चेंज कर दी, लेकिन रियल चेंज तब आया जब उसने उस बुक के लेसन्स को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और कभी हार नहीं मानी। उसकी स्टोरी प्रूफ है कि अगर आप में विजन है, डेडिकेशन है और सबसे इंपॉर्टेंट नेवर गिव अप एटीट्यूड है, तो आप भी अपना सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। कोई मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या मैटर्स करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं और उसके लिए कितनी मेहनत करने को तैयार हैं। अब जानते हैं बुक की कुछ बातें। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो न केवल आपकी सोच को बदल देगी, बल्कि इंसानियत के पूरे इतिहास को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर देगी। ये किताब है सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, जिसे लिखा है इजरायली इतिहासकार युवल नोह हरारी ने। ये बुक सिर्फ एक ऑर्डिनरी हिस्ट्री बुक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें ले जाती है उस समय से जब हमारे पूर्वज सिर्फ एक इनसिग्निफिकेंट स्पीसीज थे, आज के इस डिजिटल युग तक जहां हम पूरी दुनिया पर राज करते हैं। हरारी साहब ने इस किताब में जो कमाल किया है वो ये है कि उन्होंने पूरे ह्यूमन हिस्ट्री को 3 बड़े रेवोल्यूशंस में बांटा है। पहला है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जो लगभग 70,000 साल पहले हुआ था। दूसरा है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, जो 12,000 साल पहले शुरू हुआ। और तीसरा है साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जो सिर्फ 500 साल पहले शुरू हुआ था। ये तीनों क्रांतियां ऐसी थीं जिन्होंने न केवल मनुष्य को बदला, बल्कि पूरे प्लैनेट को ट्रांसफॉर्म कर दिया। जब आप इस किताब को पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले चैप्टर से ही आपको लगेगा कि आप किसी टाइम मशीन में बैठे हैं और वापस जा रहे हैं उस युग में जब हमारे एंसेस्टर्स अफ्रीका की धरती पर घूमते थे। उस समय होमो सेपियंस सिर्फ एक ऑर्डिनरी एनिमल था। न तो वो फायर बना सकता था प्रॉपर्ली और न ही कोई सोफिस्टिकेटेड टूल्स का इस्तेमाल करता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे हरारी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। इस दौरान हमारे दिमाग में कुछ ऐसे चेंजेस हुए जिन्होंने हमें अलग बना दिया बाकी सभी एनिमल से। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि ह्यूमंस ने सीखा कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचा जाए और कम्युनिकेट किया जाए। इससे पहले एनिमल्स सिर्फ कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में ही बात कर सकते थे, जैसे कि यहाँ शेर है या वहाँ खाना है। लेकिन ह्यूमंस ने सीखा कि कैसे उन चीज़ों के बारे में बात करें जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि गॉड्स, मनी, नेशंस और लॉज। यही वो पावर थी जिसने हमें इतना सक्सेसफुल बनाया। हरारी बताते हैं कि ये एबिलिटी जो हमारे पास डेवलप्ड हुई इमेजिन रियलिटीज़ क्रिएट करने की, यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। जब हमने सीखा कि कैसे स्टोरीज बनाएं और उन पर बिलीव करें, तो हम लार्ज ग्रुप्स में कोऑपरेट कर सकने लगे। ये कोऑपरेशन सिर्फ 150 इंडिविजुअल्स तक लिमिटेड नहीं रह गई, बल्कि हज़ारों और लाखों लोग एक साथ मिलकर काम कर सकने लगे। यही वजह है कि आज आप किसी भी बिग कॉर्पोरेशन में देखिए, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एक साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि वे सभी सेम कंपनी के विजन और वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं। दूसरी बड़ी रेवोल्यूशन जो हरारी डिस्कस करते हैं वो है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। लगभग 12,000 साल पहले ह्यूमंस ने फार्मिंग शुरू की और ये डिसीजन ने पूरी मानव सभ्यता की डायरेक्शन ही बदल दी। पहले हम हंटर गैदरर्स थे, छोटे ग्रुप्स में रहते थे और नोमैडिक लाइफस्टाइल जीते थे। लेकिन एग्रीकल्चर ने हमें एक जगह सेटल होने पर मजबूर कर दिया। हरारी का ये आर्ग्यूमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है कि एग्रीकल्चर एक्चुअली ह्यूमंस के लिए फ़ायदेमंद नहीं था, बल्कि ये एक ट्रैप था। उनका कहना है कि हंटर गैदरर्स एक्चुअली ज़्यादा हेल्दी और हैप्पी थे कंपेयर टू फार्मर्स। एग्रीकल्चर की वजह से पॉपुलेशन ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई, क्योंकि अब हम ज़्यादा फूड प्रोड्यूस कर सकते थे। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि अब हर इंडिविजुअल के पास कम रिसोर्सेज थे। फार्मर्स को ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था, वे मैल न्यूट्रिशन से सफ़र करते थे और डिजीज़ेस भी ज़्यादा स्प्रेड होती थी, क्योंकि लोग क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते थे एनिमल्स के साथ। हरारी इसे हिस्ट्रीज बिगेस्ट फ्रॉड कहते हैं, क्योंकि वीट ने ह्यूमंस को डोमेस्टिकेट कर लिया, ह्यूमंस ने वीट को नहीं। लेकिन एग्रीकल्चर ने जो सबसे बड़ा चेंज लाया वो था सोशल हायरार्की का डेवलपमेंट। जब सरप्लस फूड अवेलेबल हो गया तो कुछ लोग फार्मिंग के अलावा दूसरे काम कर सकने लगे। यहीं से शुरू हुआ स्पेशलाइजेशन का एरा। कुछ लोग वॉरियर्स बने, कुछ प्रीस्ट्स, कुछ क्राफ्ट्समैन। और इस स्पेशलाइजेशन ने जन्म दिया कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ को, जिनमें डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल होते थे विद डिफरेंट पावर्स और प्रिविलेजेस। हरारी बताते हैं कि यहीं से शुरू हुई इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम। जब तक ह्यूमंस हंटर गैदरर्स थे, तब तक सोसाइटी रिलेटिवली इक्वल थी, क्योंकि कोई भी पर्सन के पास ज़्यादा एक्यूमुलेट करने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन एग्रीकल्चर के बाद वेल्थ एक्यूमुलेशन पॉसिबल हो गई और कुछ लोग पावरफुल हो गए वाइल अदर्स रह गए ऑप्रेस्ड। ये पैटर्न आज भी कंटिन्यू है हमारी मॉडर्न सोसाइटी में। तीसरी और सबसे रीसेंट रेवोल्यूशन है साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जो लगभग 500 साल पहले शुरू हुई।
हरारी का कहना है कि ये रेवोल्यूशन सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि ये माइंडसेट के बारे में है। ह्यूमंस ने पहली बार एडमिट किया कि वे इग्नोरेंट हैं और वे नई नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। इससे पहले के सभी कल्चर्स का मानना था कि सभी इंपॉर्टेंट नॉलेज ऑलरेडी उनके एंसेस्टर्स के पास है या रिलीजियस टेक्स्ट में रिटन है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने हमें दिया साइंटिफिक मेथड, जिसका मतलब है कि हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्हें टेस्ट करते हैं। यही मेथड ने हमें दिया मॉडर्न मेडिसिन, टेक्नोलॉजी और वो सभी इनोवेशंस जिन्होंने हमारी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आज हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट है, स्पेस ट्रैवल पॉसिबल है और हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। लेकिन हरारी सिर्फ पॉजिटिव्स के बारे में ही बात नहीं करते, वे ये भी डिस्कस करते हैं कि कैसे हमारी इन अचीवमेंट्स का डार्क साइड भी है। कॉलोनियलिज्म, स्लेवरी, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन और न्यूक्लियर वेपन्स, ये सभी भी साइंटिफिक रेवोल्यूशन के ही प्रोडक्ट्स हैं। यूरोपियन पावर्स ने साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज किया दुनिया के बाकी हिस्सों को कॉन्कर करने के लिए। वे सुपीरियर वेपन्स बनाने में सक्सेसफुल हो गए और इसका इस्तेमाल किया दूसरी सिविलाइजेशंस को सब्जुगेट करने के लिए। इस किताब का एक फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ये है कि हरारी रिलीजन के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देते हैं। उनका कहना है कि रिलीजन एक्चुअली एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जो लार्ज स्केल कोऑपरेशन को पॉसिबल बनाता है। जब हजारों लोग सेम गॉड्स में बिलीव करते हैं और सेम रिचुअल्स फॉलो करते हैं तो वे आसानी से कोऑपरेट कर सकते हैं। यही वजह है कि सक्सेसफुल सोसाइटीज़ में स्ट्रॉन्ग रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल बिलीफ्स होती हैं। हरारी ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे मनी भी एक टाइप का रिलीजन है। मनी में हमारी फेथ ही उसे वैल्यू देती है। एक पेपर नोट सिर्फ इसलिए वैल्यूबल है क्योंकि सभी लोग बिलीव करते हैं कि वो वैल्यूबल है। ये कलेक्टिव इमेजिनेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी इसी म्यूचुअल ट्रस्ट पर बेस्ड है कि मनी का कोई वैल्यू है। पुस्तक में एम्पायर बिल्डिंग के बारे में भी डिटेल्ड डिस्कशन है। हरारी बताते हैं कि कैसे हिस्ट्री में डिफरेंट एम्पायर्स ने दुनिया को शेप किया है। रोमन एम्पायर से लेकर ब्रिटिश एम्पायर तक हर एम्पायर ने अपने सब्जेक्ट्स पर अपनी कल्चर और वैल्यूज इम्पोज की हैं। लेकिन साथ ही साथ एम्पायर्स ने डिफरेंट कल्चर्स को मिक्स भी किया है, जिससे नई हाइब्रिड कल्चर्स का जन्म हुआ है। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम एक ग्लोबल एम्पायर के हिस्से हैं जो डोमिनेटेड है कैपिटलिज्म, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के आइडियाज से। ये एम्पायर किसी पर्टिकुलर नेशन का नहीं है, बल्कि ये एक आइडियोलॉजिकल एम्पायर है जो पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करता है। मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और ट्रेड ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। हरारी इंडस्ट्रियलाइजेशन के इम्पैक्ट के बारे में भी विस्तार से बताते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने न केवल प्रोडक्शन मेथड्स को चेंज किया, बल्कि पूरी सोशल स्ट्रक्चर को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सोसाइटीज से हम मूव हो गए इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की तरफ, जहां मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन सिटीज में रहने लगी। जॉइंट फैमिलीज का सिस्टम टूट गया और न्यूक्लियर फैमिलीज कॉमन हो गई। विमेन भी वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करने लगी, जो पहले मोस्टली डोमेस्टिक स्फीयर तक लिमिटेड थी। टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट ने हमारी डेली लाइफ को कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। ट्रांसपोर्टेशन मेथड से लेकर कम्युनिकेशन टूल्स तक सब कुछ ड्रामेटिकली चेंज हो गया है। आज हम मिनट्स में दुनिया के किसी भी कॉर्नर से बात कर सकते हैं, जो पहले महीनों का काम था। ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कंटिन्यू है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में नई ब्रेक थ्रूज हो रही हैं रेगुलरली। लेकिन इस सब प्रोग्रेस के साथ साथ नए चैलेंजेस भी आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और रिसोर्स डिप्लीशन जैसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं। हरारी पॉइंट आउट करते हैं कि हमारी सक्सेस एज अ स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के एक्सटिंक्शन की कॉस्ट पर आई है। आज हम एंथ्रोपोसीन ईरा में लाइव कर रहे हैं, जहां ह्यूमन एक्टिविटी ने पूरे प्लैनेट के इकोसिस्टम को अफेक्ट किया है। सोशल इनइक्वालिटी भी एक मेजर कंसर्न है। डिस्पाइट सभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के, वेल्थ इनइक्वालिटी कंटिन्यू करती रहती है और कई केसेस में ये इंक्रीज भी हो रही है। रिच और पुअर के बीच का गैप वाइडनिंग है और ये पैटर्न ग्लोबली देखने को मिलता है। ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ये प्रॉब्लम और भी कॉम्प्लेक्स हो सकती है फ्यूचर में। हरारी हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट के बारे में भी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस करते हैं। उनका कहना है कि डिस्पाइट सभी मटेरियल प्रोग्रेस के, ये क्लियर नहीं है कि मॉडर्न ह्यूमंस पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हैप्पी हैं या नहीं। हंटर गैदरर्स पॉसिबली ज़्यादा सेटिस्फाइड लाइफ जीते थे क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक थीं और वे नेचर के साथ हार्मनी में रहते थे। मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स कॉमन हो गई हैं। पुस्तक में जेंडर रोल्स के एवोल्यूशन के बारे में भी डिस्कशन है। हरारी एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे पेट्रियार्कल सोसाइटीज डेवलप हुई और कैसे वुमेन को सिस्टमैटिकली सबऑर्डिनेटेड किया गया। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि फार्मिंग में हैवी लेबर की ज़रूरत थी।
यही वजह है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज कॉमन हो गई। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में ये पैटर्न चेंज हो रहा है क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ की इंपॉर्टेंस कम हो गई है। एजुकेशन सिस्टम का भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सिग्निफिकेंटली। ट्रेडिशनल सोसाइटीज में नॉलेज ट्रांसमिशन मोस्टली ओरल ट्रेडिशन के थ्रू होता था और प्रैक्टिकल स्किल्स फैमिली के मेंबर्स से सीखे जाते थे। बट मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम फॉर्मल और स्टैंडर्डाइज्ड है। मास एजुकेशन ने लिटरेसी रेट्स को ड्रामेटिकली इंक्रीज किया है, लेकिन ये भी डिबेट का सब्जेक्ट है कि क्या ये सिस्टम क्रिएटिविटी और इंडिविजुअल टैलेंट्स को प्रॉपर्ली नर्चर करता है या नहीं। हेल्थ केयर और मेडिसिन के फील्ड में भी रेवोल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं। मॉडर्न मेडिसिन ने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है और मेनी डिजीजेस जो पहले फेटल थीं वो अब ट्रीटेबल हैं। बट साथ ही साथ न्यू चैलेंजेस भी आई हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, लाइफस्टाइल डिजीजेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज। मेडिकल टेक्नोलॉजी कंटिन्यू इवॉल्व कर रही है और फ्यूचर में जेनेटिक थेरेपी और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट्स एक्सपेक्टेड है। अर्बन प्लानिंग और आर्किटेक्चर भी ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। ट्रेडिशनल विलेजेस और स्मॉल टाउन से हम मूव हो गए हैं मेगा सिटीज की तरफ, जहां मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं। यह अर्बनाइजेशन ने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रॉब्लम्स भी लाई हैं, जैसे कि पोल्यूशन, ओवरक्राउडिंग और सोशल आइसोलेशन। मॉडर्न सिटीज एफिशिएंट हैं, बट कई टाइम्स वे ह्यूमन स्केल से डिस्कनेक्टेड फील करती हैं। आर्ट और कल्चर का भी एवोल्यूशन कंटिन्यू है। ट्रेडिशनल फोक आर्ट्स और लोकल कल्चर्स को चैलेंज मिल रहा है ग्लोबल मास कल्चर से। हॉलीवुड मूवीज, पॉप म्यूजिक और इंटरनेशनल ब्रांड्स पूरी दुनिया में कॉमन हो गए हैं। ये कल्चरल होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स रखती है। ग्लोबल कल्चर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, लेकिन लोकल डाइवर्सिटी को थ्रेटन भी करता है। पॉलिटिकल सिस्टम्स भी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं। डेमोक्रेसी डिस्पाइट अपनी प्रॉब्लम्स के वाइडली एक्सेप्टेड हो गया है एज द मोस्ट लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। बट साथ ही साथ न्यू चैलेंजेस भी आ रही हैं, जैसे कि पॉपुलिज्म, पोलराइजेशन और फेक न्यूज़ का स्प्रेड। सोशल मीडिया ने पॉलिटिकल डिस्कोर्स को ड्रामेटिकली चेंज कर दिया है और ट्रेडिशनल गेटकीपर्स की रोल कम हो गई है। इंटरनेशनल रिलेशंस भी कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। ग्लोबलाइजेशन ने कंट्रीज को इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट बना दिया है, लेकिन पॉलिटिकल टेंशंस कंटिन्यू करती रहती हैं। क्लाइमेट चेंज जैसी ग्लोबल चैलेंजेस के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है, बट नेशनल इंटरेस्ट्स अक्सर आड़े आती हैं। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की इफेक्टिवनेस क्वेश्चन हो रही है और न्यू फॉर्म्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस की ज़रूरत महसूस हो रही है। फ्यूचर के बारे में हरारी के प्रेडिक्शंस भी थॉट प्रोवोकिंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी के एडवांसेस से कंप्लीटली न्यू पॉसिबिलिटीज ओपन हो रही हैं। ह्यूमंस पॉसिबली अपनी बायोलॉजिकल लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकेंगे और एनहांस्ड कैपेबिलिटीज डेवलप कर सकेंगे। बट ये भी क्वेश्चंस रेज करता है कि क्या ये एनहांसमेंट सभी के लिए एक्सेसिबल होंगे या फिर ये इनइक्वालिटी को और भी इंक्रीज करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम डिजीजेस को एलिमिनेट कर सकते हैं और डिजायरेबल ट्रेट्स को एनहांस कर सकते हैं। यह थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन एथिकल कंसर्न्स भी हैं। डिजाइनर बेबीज का कॉन्सेप्ट रियलिटी बन सकता है, जो सोशल और एथिकल इम्प्लीकेशंस रखता है। सोसाइटी को डिसाइड करना होगा कि कैसे इन टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाए रिस्पॉन्सिबल मैनर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट भी एक्सपोनेंशियल हो रही है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं और कई टास्क्स में ह्यूमन परफॉर्मेंस को एक्सीड कर रहे हैं। ये ऑटोमेशन को एक्सेलरेट करेगा और पॉसिबली कई जॉब्स को ऑब्सोलीट बना देगा। बट साथ ही साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी, जिनकी हमें अभी इमेजिनेशन भी नहीं है। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजीज भी मैच्योर हो रही हैं। यह एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और प्रोफेशनल एप्लीकेशंस के लिए न्यू पॉसिबिलिटीज ओपन करती हैं। फ्यूचर में फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड्स के बीच का डिस्टिंक्शन ब्लर हो सकता है। यह सोशल इंटरैक्शंस और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को फंडामेंटली चेंज कर सकता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन भी नई हाइट्स अचीव कर रहा है। प्राइवेट कंपनीज भी इस फील्ड में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं और स्पेस ट्रैवल को मोर एक्सेसिबल बनाने की कोशिश कर रही हैं। मास कोलोनाइजेशन जैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स पर सीरियस वर्क हो रहा है। ये ह्यूमैनिटी के लिए न्यू फ्रंटियर्स ओपन करता है, लेकिन साथ ही साथ रिसोर्सेज और प्रायोरिटीज के बारे में क्वेश्चंस भी रेज करता है। एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी एक क्रिटिकल चैलेंज है जिसका इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंप्रूव हो रही हैं और कॉस्ट्स भी डिक्रीज हो रहे हैं, बट ट्रांजिशन की पेस इनसफिशिएंट है करंट क्राइसिस के रिलेटिव। सर्कुलर इकोनॉमी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ग्रीन टेक्नोलॉजीज पर फोकस बढ़ाना होगा। इंडिविजुअल बिहेवियर चेंज भी ज़रूरी है अलॉन्ग विद पॉलिसी इंटरवेंशंस। हरारी की ये पुस्तक केवल पास्ट के बारे में नहीं है, बल्कि ये प्रेजेंट को अंडरस्टैंड करने और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होने में भी हेल्प करती है। ये हमें पर्सपेक्टिव देती है कि कैसे ह्यूमंस ने रिमार्केबल जर्नी की है, फ्रॉम इनसिग्निफिकेंट स्पीसीज से लेकर
प्लैनेट के डोमिनेंट फोर्स तक, बट साथ ही साथ ये भी रिमाइंड करती है कि ये डोमिनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लाती है। ये बुक इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग है और रीडर्स को एनकरेज करती है कि वे अपनी अजम्पशंस को क्वेश्चन करें। कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज करना और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना इस बुक के मेन थीम्स में से है। और आरी का राइटिंग स्टाइल एक्सेसिबल है डिस्पाइट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के, जो इस बुक को वाइडली पॉपुलर बनाता है एकेडमिक सर्कल्स के बाहर भी। अंत में सेपियंस एक ऐसी किताब है जो हर एजुकेटेड पर्सन को पढ़नी चाहिए। ये न केवल इन्फॉर्मेटिव है बल्कि ट्रांसफॉर्मेटिव भी है। ये हमारी वर्ल्ड व्यू को ब्रॉडन करती है और ह्यूमैनिटी के जर्नी को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने पर मजबूर करती है। फ्यूचर की चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर होने के लिए हमें अपने पास्ट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है और ये बुक एग्जैक्टली यही करने में हमारी हेल्प करती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी थिंकिंग एक्सपैंड हो और आप दुनिया को एक नए नज़रिए से देखें तो सेपियंस डेफिनेटली आपके रीडिंग लिस्ट में होनी चाहिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगली कहानी कौन सी सुननी है। आपका कमेंट पिन किया जा सकता है, तो दिल से कुछ लिखिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में उस बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है ताकि अगली ऑडियो बुक की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। सुनते रहिए, सीखते रहिए।